हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम लोग प्रश्नावली 3.4 एनसीईआरटी की वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। जो प्रश्न संख्या 2 में दिया हुआ है उसके कई भाग दे रखे हैं इन्होंने। उसमें क्या करना है, आपको पहले वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ना होगा और फिर उन पर आधारित हमें समीकरणों को बनाना होगा। समीकरण हमें इस बार नहीं दिए होंगे और समीकरण बनाने के बाद फिर हमें उन समीकरणों को हल करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न संख्या 2 का पहला पार्ट। तो पहला पार्ट जो दे रखा है इस प्रश्नावली में वो ये है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है, और यदि हम हर में एक जोड़ दें तो भिन्न 1/2 हो जाती है। तो हमें उस भिन्न का मान बताना। अब चूंकि भिन्न में अंश तथा हर होते हैं तो हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पर एज्यूम करना होगा कि अंश में हम क्या लेके चलते हैं, हर को हम क्या मानते हैं। तो हम मान लेते हैं कि माना अंश बराबर x तथा हर बराबर y। तो भिन्न हमारी जो होगी तो भिन्न बराबर x/y ये हो गया। अंश के स्थान पर x मान लिया, हर के स्थान पर y मान लिया, तो जो भिन्न आएगी वो x/y के रूप में आती है। अब प्रश्नानुसार हम आगे बढ़ते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यानी प्रश्नानुसार पहली कंडीशन क्या दे रखी है। पहली कंडीशन में इन्होंने दिया है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें तो अंश में एक जोड़ लेते हैं। अंश पहले x था, उसमें हमने एक जोड़ा तो x+1 हो गया अंश। तो अब जो नया अंश है वो x+1 हो गया। फिर हर में एक घटा दें तो पहले हर हमारा y था, इसमें एक घटाने पर y-1 हो गया। अब ये जो नई भिन्न आ रही है वो 1 में बदल जाती है यानी बराबर 1। अब अगर हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी तिर्यक गुणा करें तो x+1 बराबर y-1। y को बाईं तरफ ले आएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, x-y बराबर 1 को दाहिनी तरफ ले जाएंगे तो चिन्ह माइनस हो जाएगा, -1 -1 -2। पहला समीकरण मिल गया x-y बराबर -2। तो इस तरह से हम लोगों ने पहले समीकरण की रचना कर ली। अब आते हैं दूसरे समीकरण के लिए। दूसरे समीकरण के लिए जो प्रश्न में कंडीशन दी गई वो ये दी गई है, यदि हर में एक जोड़ दिया जाए तो हर में एक जोड़ दिया जाए मतलब अंश में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो जो पहले अंश था, अंश पहले x था तो अंश x ही रहेगा, लेकिन हर में एक जोड़ दिया जाएगा तो पहले y था, एक जुड़ करके y+1। अब जो नई भिन्न आ रही है वो 1/2 के बराबर आ रही है, 1/2 हो जा रही है, ऐसा प्रश्न में कहा गया है। तो अब इसमें भी तिर्यक गुणा करेंगे तो 2x = y+1 और y को बाईं तरफ ले आएंगे, चिन्ह बदल जाएगा, 2x - y बराबर 1, समीकरण नंबर 2। अब हमारे सामने दो समीकरण आ गए हैं। एक समीकरण x - y बराबर -2 है, दूसरा समीकरण 2x - y बराबर 1 है। इन्हें हमें हल करना है। तो अब आप इसमें कोई भी विधि लगा सकते हैं। आप इसमें प्रतिस्थापन विधि लगा सकते हैं, आप इसमें विलोपन विधि लगा सकते हैं, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड भी लगा सकते हैं, आप ग्राफ का तरीका भी लगा सकते हैं। तो हम इसको हल करेंगे विलोपन विधि द्वारा। अगर हमें कोई मेथड नहीं दिया गया है तो बेटर होता है कि विलोपन विधि द्वारा हल किया जाए, क्योंकि विलोपन विधि में एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, हमें किसी एक चर राशि को सिलेक्ट करना होता है x या y में से, फिर उनके गुणांकों को 1 करना होता है, इक्वल बनाना होता है कुछ गुणा करते हुए कुछ संख्याओं से। फिर जब किसी एक चर राशि के गुणांक बराबर हो जाएं तो अगर उनके समान चिन्ह है तो घटा देते हैं, तो वो एलिमिनेट यानी कैंसिल हो जाते हैं, और अगर विपरीत चिन्ह है तो जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास दो चर राशियाँ xy हैं। दोनों समीकरणों में हमें खास बात दिख गई कि y का गुणांक -1, y का गुणांक -1, दोनों में गुणांक समान है। तो हमें गुणांक में बराबर करने के लिए कुछ गुणा करना नहीं पड़ेगा, सीधे सीधे दोनों के चिन्ह देखते हैं सेम यानी एक ही चिन्ह है, तो घटाना होता है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। तो समीकरण 1 में से 2 को माइनस कर लेंगे तो चिन्ह बदल जाता है। तो ये 2x का चिन्ह प्लस था माइनस हो गया, माइनस था y का प्लस हो गया, ये 1 कुछ नहीं मतलब प्लस है तो माइनस हो गया। अब सरल कर लेते हैं, +y -y कैंसिल, x -2x से -x बचेगा क्योंकि 2x में से x घटा तो x बचेगा, चिन्ह -2x का लगेगा क्योंकि -2x बड़ा है तो -x आ जाएगा, -2 -1 तो -3 हो जाएगा। दोनों तरफ माइनस से गुणा करने पर, ये माइनस कैंसिल कर देने पर x का मान 3 आ जाता है।
तो x का मान हमें सीधे इस तरह से मिल जाता है। अब ये x का मान आप चाहे समीकरण 1 में या 2 में प्रतिस्थापित कर दीजिए। तो समीकरण 1 से सीधे लिखिए, समीकरण 1 से x का मान रखते हुए 3 माइनस वाई बराबर -2, माइनस वाई बराबर -3 -2, चिन्ह 3 का माइनस हो जाएगा, माइनस वाई -5, सो y विल बी 5। तो x और y का मान हमें यहाँ से इस प्रकार मिल गया, x बराबर 3 आ गया, y बराबर 5 आ रहा है। तो हमें बताना था कि इस प्रकार की में भिन्न क्या होगी। तो भिन्न आई थी x बटे y, तो अतः x बटे y यानी 3/5 भिन्न है या अभीष्ट भिन्न है, लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमें उत्तर मिल गया कि जो भिन्न के बारे में, जिसके बारे में बात कर रहे हैं, वो भिन्न एक्चुअली में 3/5 है। तो इस तरह से समीकरणों को हल करना होगा। तो अगर समीकरण दे रखे हैं, आपको हल करना है, तो आप विलोपन विधि द्वारा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर वर्ड प्रॉब्लम है जिसमें समीकरण नहीं दिए गए, हमें समीकरण बनाने होंगे। समीकरण बनाने के लिए प्रश्न को ध्यान से पढ़ना होगा। 2 चर राशियों में समीकरण बनेंगे तो हमें दोनों चर राशियों को मानना पड़ेगा, फिर समीकरण बनाते हुए उनको हल कर देते हैं। तो इस प्रकार से ये पहला क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब आगे क्वेश्चन नंबर 2 के सेकेंड पार्ट पर चलते हैं। सेकेंड पार्ट में प्रश्न ये है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। यहाँ पर 2 व्यक्ति हैं, एक नूरी है और एक सोनू है। तो हम मान लेते हैं कि वर्तमान आयु दोनों की में से किसी एक को x मानते हैं, किसी दूसरे को y मान लेते हैं। तो नूरी चूंकि पहले इसमें इन्होंने दिया, तो हम मान लेते हैं कि माना नूरी की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। मान लेते हैं कि नूरी इस समय x ईयर्स की है, x वर्ष की है। तो सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष ले लेते हैं। एक को हमने x ले लिया है, एक को y ले लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, समीकरण कैसे बनेंगे, पढ़ते हैं प्रश्न को। 5 वर्ष पूर्व, पहली लाइन, नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो 5 वर्ष पूर्व जाना पड़ेगा हमें। तो देखिए ऐसे मानिए, अगर आज किसी की आयु 15 वर्ष है, तो 5 वर्ष पूर्व उसकी आयु क्या रही होगी, 10 ईयर्स रही होगी। कैसे पता चला, 15 में से 5 को हटा दिया। तो अगर नूरी की वर्तमान आयु x है, तो 5 वर्ष पूर्व उसकी आयु क्या रही होगी, x में से 5 घटाएंगे। तो हम ये लिख लेते हैं, 5 वर्ष पूर्व क्या कंडीशन थी, नूरी की आयु, दिस वॉज x माइनस 5 ईयर्स यानी वर्ष। फिर सोनू की आयु, इसमें इसकी भी 5 वर्ष कम रही होगी। आज अगर y है तो y माइनस 5 रही होगी, तो y माइनस 5 ईयर्स हो गई। तो इस तरह से हम 5 वर्ष पूर्व पहुंच गए। 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु हमें पता चल गई, x माइनस 5 है और एक की y माइनस 5 है। अब कंडीशन दोनों में क्या समीकरण बनता है वो पढ़ते हैं। ये कह रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, यानी नूरी की आयु इक्वल्स टू 3 गुनी मतलब 3 इंटू सोनू की आयु। अब दोनों का मान रख लेते हैं। नूरी की आयु थी x माइनस 5, सोनू की 5 माइनस 5। अच्छा, अब सरल करते हैं, ब्रैकेट खोलेंगे, 3y माइनस 15। चर राशियों को एक तरफ कर लेते हैं, अचर को एक तरफ, तो ये माइनस 5 उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा। सो हमें पहला समीकरण मिल रहा है x माइनस 3y बराबर माइनस 10। ध्यान रखिएगा, चिन्हों का विशेष ध्यान रखा जाता है कैलकुलेशन में। अगर बड़े में से छोटे को हम लोग माइनस तो कर लेते हैं, बट चिन्ह हमेशा घटाते समय जो बड़ा है, बड़ी संख्या है, उसी का चिन्ह लगाते हैं। तो यहाँ पे 15 माइनस में है, इसलिए यहाँ माइनस में ही रहेगा। तो x माइनस 3y बराबर माइनस 10, ये हमें पहला समीकरण मिल जाता है। पहला समीकरण मिलने के बाद हम चलते हैं दूसरे समीकरण की तरफ। तो दूसरी शर्त पढ़ते हैं जरा, क्या दे रखी इसमें। तो दूसरी शर्त में इन्होंने क्या कहा, 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष 10 ईयर्स के बाद। तो अब हम पहले पता लगा लेते हैं 10 वर्ष बाद।
तो नूरी की आयु, अगर आज नूरी x साल की है, x ईयर्स की है, तो 10 वर्ष बाद वो क्या होगी, x + 10 रही होगी। x + 10 होगी 10, जोड़ देते हैं। वर्तमान अगर आज मान लेते हैं कोई 15 साल का है, तो 10 साल बाद वो 25 का होगा, 10 जोड़ करके पता चल गया, तो मैं इसमें 10 जोड़ दी। फिर इसी तरह से सोनू कितने साल के रहे होंगे, तो भाई पहले ये इस समय y साल के हैं, y वर्ष के हैं, तो फिर y में से 10 और जोड़ लेते हैं, y + 10 ईयर्स के रहे होंगे। अब इन दोनों में क्या कंडीशन बनती है, कह रहे हैं ये कि नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। मतलब नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी। ये रहा। अब दोनों के मान रख लेते हैं जरा। नूरी की आयु x + 10 थी, 2 इंटू सोनू की y + 10, ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं। फिर वही बात, चर राशियों को एक तरफ y 2y को इधर लाएंगे, चिन्ह बदल जाएगा, -10 उधर, -20 - 10 10 आ जाएगा। समीकरण नंबर 2 तैयार हो गया। अब हमारे पास 2 समीकरण आ रहे हैं, x - 3y लिख लेते हैं बराबर -10। दूसरा समीकरण x - 2y बराबर 10। अब आप इसमें देख सकते हैं किसी एक चर राशि के गुणांकों को बराबर बनाना है, तो यहां पर पहले से ही x का गुणांक बराबर है, क्योंकि दोनों में x आ रहा है। तो जब गुणांक बराबर हो तो या तो घटा करके या जोड़ करके हम उनको एलिमिनेट कर देते हैं। चिन्ह पर डिपेंड करता है कि घटाना है कि जोड़ना। तो यहाँ पर चिन्ह देखिए, x और x दोनों समान चिन्ह के हैं, धनात्मक है, तो घटाना पड़ेगा। तो अगर हम इन दोनों समीकरणों को घटा देंगे तो चिन्ह बदल जाते हैं, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, x से x कट गया, प्लस 2y - 3y से -y बचेगा, -10 - 10 -20, तो y बराबर 20। हमें एक चर राशि का मान मिल गया कि y का मान 20 आएगा। अब इस y का मान हम किसी एक समीकरण में रख दें, तो समीकरण 1 से 1 में रख लेते हैं। तो x - 3y, तो x - 3 इंटू 20 कर दीजिए, 60 हो जाएगा, इक्वल्स टू -10। तो x बराबर 60 - 10, दैट इज x बराबर 50। तो x और y का मान हमें मिल गया, y का मान आ रहा है 20, x का मान आ रहा है 50। अब आपको सिर्फ उत्तर देना है। उत्तर क्या देना है, नूरी की वर्तमान आयु बराबर x थी, तो x का मान आ गया 50, यानी नूरी की वर्तमान आयु बराबर 50 ईयर्स, सोनू की वर्तमान आयु बराबर y मतलब 20 ईयर्स। तो इस तरह से हमें दोनों की आयु मिल जाती है। तो ये था इसका दूसरा पार्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका थर्ड पार्ट लेते हैं। थर्ड पार्ट पढ़ते हैं। प्रश्न में क्या लिखा है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। अब आप ध्यान से समझिएगा, अगर आपको 2 अंकों की संख्या से संबंधित प्रश्न आता है तो हमें पता है 2 अंकों में 2 स्थान होते हैं। जैसे अगर आपने 2 अंकों की कोई संख्या ले ली, मान लेते हैं 23 लिया आपने, तो इसमें ये इकाई का अंक होता है और ये दहाई का अंक होता है। यूनिट और टेंस प्लेस कहते हैं इसको। इकाई और दहाई का अंक है, 2 स्थान होंगे। तो एक संख्या आपको यहाँ पर इकाई के स्थान पर रखनी पड़ेगी और एक संख्या आपको दहाई के स्थान पर रखनी पड़ेगी, 23। तो संख्या हमारी 23 है, तो इस इकाई के अंक यहाँ पर 3 है और दहाई का 2 है। तो इसका अर्थ मतलब ये हुआ कि अगर हम संख्या निकालना चाहते हैं तो हमें इकाई और दहाई के अंकों को मानना पड़ेगा। तो यहीं से शुरुआत करते हैं कि माना, इकाई यानी यूनिट प्लेस पर, इकाई के स्थान पर x तथा दहाई के स्थान पर यानी टेंस प्लेस पर y है। तो अब यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है, तो संख्या क्या होगी। तो ध्यान दीजिए, जैसे हम लोग ने 23 देखा था, तो 23 संख्या जब हम लिखते हैं तो अगर इसको आपने x माना है, इसको आपने x माना है, इसको y माना है, तो yx नहीं लिखा जाएगा, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि yx का अर्थ हो गया गुणा कर रहे हो आप y और x को। ऐसा संख्या नहीं लिखते। संख्या कैसे लिखते हैं कि जैसे 23 है, इसको जरा ध्यान से देखते हैं। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 लिखा इंटू इसका स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू। तो 2 का स्थानीय मान या 2 का की प्लेस वैल्यू 20 होती है, यानी टेंस प्लेस पर है ये। तो 2 इंटू 10 प्लस ये इकाई के स्थान पर है, तो 3 इंटू 1, तो अब हमारा 20 + 3 दैट इज 23 आ जाता है। ये है।
तो क्या करना होता है, हमें एक्चुअली प्लेस वैल्यू। तो अब हम संख्या को कैसे लिखने जा रहे हैं, देखिए संख्या बराबर दहाई के स्थान पर y था तो y के साथ 10 का गुणा कर दीजिए, क्योंकि स्थानीय मान टेंस प्लेस का 10 होता है, तो 10y प्लस x इकाई के स्थान पर है तो उसका गुणा 1 से होगा, तो x गुणे 1 x ही आता है, तो 10y प्लस x ये संख्या होगी। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं क्या कंडीशन दे रखी है इन्होंने कहा संख्या, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इसका मतलब ये हुआ अंकों का योग यानी x प्लस वाई, क्योंकि एक अंक x है दूसरा अंक y है, दोनों का योग दे रखा है 9, तो पहला समीकरण बन गया x प्लस वाई बराबर 9 दे रखा। आगे की बात करते हैं, ये कह रहे हैं कि इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या। तो पहले देखते हैं संख्या का 9 गुना, संख्या आप इस तरह से पहले लिख लीजिए, संख्या का 9 मतलब 9 टाइम्स बराबर 2 गुणे, क्योंकि कह रहा दुगना, किसका दुगना, संख्या के अंकों को पलटने से बनी, तो संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, मतलब जो नई संख्या के अंकों का पलटने का मतलब क्या हुआ, जैसे अगर आपकी संख्या 23 है तो 2 और 3, 2 टेंस पर है और 3 यूनिट पर है, बदल दीजिए तो 32 32 हो जाएगा, 3 2 इधर हो जाएगा, 3 इधर आ गया, 2 इधर आ गया, तो बदल देना है, तो बदलने पर जो संख्या बनेगी उसका 2 गुना होगा। तो अब देखते हैं संख्या का 9 गुना, संख्या क्या है, ये है संख्या 10y प्लस एक्स, तो इसका 9 गुना मतलब 9 टाइम्स, लिख दीजिए सीधे 2 गुना किसका, संख्या के अंकों को पलटने से जो संख्या बनती है, मतलब क्या होगा, स्थान बदलना है, x का और y का स्थान अगर बदल दें यहां पर संख्या में, तो क्या हो जाएगा 10x प्लस वाई, तो 10x प्लस वाई, तो अंकों को पलटने का मतलब स्थान चेंज करना, इंटरचेंज करना का मतलब सिर्फ यही होता है। अगर पहले संख्या 10y प्लस एक्स है तो अब 10x प्लस वाई हो जाएगा, x और y का स्थान बदल दीजिए, प्लेस बदल दीजिए, और अगर आप यहाँ x लेके चलते हैं यहाँ y लेते हैं तो फिर ये दोनों बदल जाएगा, तो प्लेसेस को बदल देना है, बस सिर्फ इतना करना है, तो प्लेसेस बदल दिया 10x प्लस वाई। अच्छा अब इसको सरल कर लेते हैं, 9 इंटू 10 90y प्लस 9 इंटू 9 81, 2 इंटू 10 20x प्लस 2y। अब चूंकि चर राशियों को हम लोग एक तरफ रखते हैं तो हम क्या करेंगे, सॉरी 10y प्लस एक्स था ये, तो ये रहेगा 9x। अब हम x और y को एक स्थान पर ले आते हैं या एक ही साइड में कर लेते हैं, तो आप इसको राइट साइड में शिफ्ट कर लीजिए, तो 0 बराबर 20x प्लस 2y माइनस, क्योंकि चिन्ह बदल जाता है साइड बदलने पर, तो ये 9 प्लस था उधर गया माइनस हो गया, ये प्लस में था उधर हो गया माइनस हो गया। अब दाहिने पक्ष को बाईं तरफ लिखते हैं, 20 माइनस 9 हो जाएगा 11x बराबर माइनस, और ये 90 अगर 2 माइनस कर देते हैं तो माइनस 88y बराबर 0। अब आप चाहे तो 11 से पूरे में डिवाइड कर दीजिए, तो x माइनस 8y बराबर 0 समीकरण नंबर 2। जब कभी भी कोई ऐसी संख्या मिल जाए जो सब दोनों में कॉमन हो तो उस संख्या से पूरे समीकरण को भाग दे देते हैं। तो 11 88 यानी 8 टाइम्स जाता है ये, तो 11 से डिवाइड कर दिया तो यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे 8y बचेगा बराबर 0। अब दोनों समीकरण को लिख लिया जाए। पहला समीकरण था x प्लस वाई बराबर 9, दूसरा था x माइनस 8y बराबर 0। अब चूंकि यहाँ पे x का गुणांक बराबर है, चिन्ह भी समान है, तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, माइनस करेंगे ये चिन्ह बदल जाएगा, प्लस कैंसिल, ये हो गया 9y, यहाँ पे माइनस रहेगा इक्वल्स टू 9, तो y बराबर 9/9 यानी 1 आ जाएगा। तो y का मान हमें 1 मिल गया। अब ये मान हम समीकरण 1 में रख लेते हैं, तो समीकरण 1 से y का मान रख देते हैं यहाँ पे, तो x प्लस 1 बराबर 9, x बराबर 9 माइनस 1 बराबर 8, तो x 8 और y 1। तो अब हमें संख्या प्राप्त करनी थी, तो संख्या बराबर इकाई के स्थान पर x था तो इकाई का अंक हो गया 8, दहाई के स्थान पर 1 था, y था तो 1, तो संख्या हो जाएगी 18। अब आप इस उत्तर को वेरीफाई भी कर सकते हो, अंकों का योग देख लें, 8 और 1 9,
9 हो जाएगा, 9 आ जाएगा, सही है पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है, ये जो संख्या का 9 गुना, तो 18 का गुणा कर देते हैं 9, तो 18 इंटू 9 कितना आ जाएगा, 162 हो गया, 162। और फिर कह रहा था इधर 2 गुणे संख्या के अंकों को पलट, तो 2 गुणे अंकों को पलट दीजिए, 81, तो ये भी 162। देखिए दोनों बराबर आ गए, इसलिए हमारा ये उत्तर सही है। तो इस तरह से ये इसका तीसरा भाग हो गया। आइए अब आगे बढ़ते हैं और इसके फोर्थ पार्ट पर चलते हैं, सेकंड का क्वेश्चन के। इसमें ये दे रखा है, मीना रुपए 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई। वहां पर क्या हुआ, उसने खजांची से 50 रुपए के नोट और 100 रुपए के नोट देने को कहा। मतलब मीना बैंक गई है 2000 रुपए निकालने के लिए और उसे 100 और 50 के नोट चाहिए। अब प्रश्न ये है कि मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, मतलब 50 और 100 के नोटों की संख्या मिला करके, एक की नहीं मिला करके 25 थी। फिर ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 के कितने कितने नोट प्राप्त किए होंगे। मतलब ये हुआ जितने भी नोट होंगे 50 के और 100 के, कुल मिला करके पैसा उसके पास कितना होगा, 2000 रुपये। मतलब हमें ऐसे 50 और 100 के नोटों की संख्या को ज्ञात करना है जिनका योग कुल मिला के, जिनकी वैल्यू 2000 रुपये के बराबर आ जाए और योग अंकों का 25 रहना चाहिए। तो हम मान लेते हैं कि वो 50 रुपये के एक्स नोट और 100 रुपये के वाई नोट निकालती है। तो यहां पर मान लेते हैं सेकंड के फोर्थ पार्ट में कि माना रुपये 50 के नोटों की संख्या बराबर x तथा रुपये 100 के नोटों की संख्या बराबर y। प्रश्नानुसार x प्लस वाई बराबर 25, क्योंकि कह रहा है दोनों के नोटों की संख्या का योग 25 के बराबर आता है, 25 होना चाहिए, 25 ले लिया। अब बात करते हैं दूसरे समीकरण कैसे बनेगा। दूसरे समीकरण के लिए इन्होंने बताया कि जितने भी नोट उसने लिए कुल मिला के उसने 2000 रुपये निकाले बैंक से। तो मतलब ये हुआ कि 50 के नोटों की वैल्यू और 100 के नोटों की वैल्यू जोड़ दें तो उत्तर 2000 आना चाहिए। तो अब वैल्यू कैसे जोड़ते हैं, जैसे एक 50 का नोट आपके पास है तो उसकी वैल्यू 50 रुपये, लेकिन अगर 2 50 के नोट आपके पास आ गए तो उसकी वैल्यू 2 गुणे 50 मतलब 100 रुपये हो गई। 3 आ गए आपके पास 50 के नोट, तो 3 गुणे 5 50 मतलब 150 रुपये, यानी 150 रुपये आपके पास हो गए। तो जितनी नोट हैं उनको गुणा करते जाते हैं उसकी वैल्यू से। तो अगर 50 के एक्स नोट हैं आपके पास, एक नोट है वैल्यू 50 है, 2 है 100 है, 3 है 50 गुणे 3 150 है, 4 है 50 गुणे 4 है। तो अगर x है तो 50 गुणे x होना चाहिए। तो 50 के नोटों की संख्या होगी 50x। अच्छा प्लस करेंगे क्योंकि अब 100 के नोटों की संख्या को भी जोड़ेंगे, उसकी वैल्यू भी जोड़ेंगे। फिर वही बात, 100 क्या एक नोट है उसकी वैल्यू 100 रुपये है, 2 नोट है तो 2 गुणे 100 है, 3 नोट है तो 3 गुणे 100 है, 4 नोट है तो 4 गुणे 100 है, गुणा कर देते हैं। तो उसी प्रकार से अगर y नोट है 100 के तो उसकी वैल्यू हो गई 100y बराबर नोट टोटल कितना है 2000 है। अब क्या करिए, 50 से ये भी डिविजिबल है और ये भी डिविजिबल है, तो आप 50 से पूरे समीकरण को डिवाइड कर दीजिए। तो 50 में 50 डिवाइड होगा x आएगा, 100 डिवाइड होगा 2 आएगा, 2000 डिवाइड करेंगे तो 5 चौक 20 यानी 440, तो ये आ जाएगा 40, समीकरण हो गया 2। तो दूसरा समीकरण मिला x प्लस 2y बराबर 40, पहला समीकरण था x प्लस वाई बराबर 25। दोनों में x के गुणांक बराबर है तो दोनों समीकरणों को लिख लेते हैं और फिर चूंकि x का चिन्ह समान है तो दोनों को माइनस कर लेते हैं, x से x कैंसिल हो जाएगा, y माइनस 2y से माइनस वाई उत्तर आएगा, 25 माइनस 40 करेंगे माइनस 15 आ जाएगा, तो y बराबर आ गया 15, यानी कि y था 100 रुपये के नोटों की संख्या, यानी 100 रुपये के उसे 15 नोट्स मिले। फिर ये मान y का समीकरण 1 में रख लेते हैं, तो समीकरण 1 से x प्लस 15 बराबर 25, तो x का मान x बराबर 25 माइनस 15 यानी 10, तो x बराबर 10 और y बराबर 15। तो x आपने माना था 50 के नोटों की संख्या, तो 50 के नोटों की संख्या बराबर x यानी 10 और 100 के नोटों की संख्या बराबर y यानी 15,
ये हमारा उत्तर यानी आंसर होगा। तो इस तरह से ये वाला प्रश्न सॉल्व हो जाता है। और अब आगे बढ़ते हैं और इस सेकंड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट यानी 5th पार्ट लेते हैं। प्रश्न इस प्रकार से है कि किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय में प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया होता है। मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी भी किताब को पुस्तकालय से ले जाते हैं तो पहले 3 दिन तक एक निश्चित राशि देनी पड़ेगी। जैसे मान लेते हैं कि 10 रुपये वो निश्चित राशि रखी गई है, तो आप क्या है, और उसके बाद फिर क्या है कि 3 दिनों का एक नियत किराया, उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। तो जैसे मान लेते हैं कि अगर मान लीजिए 5 दिन के लिए आपने कोई किताब वहाँ से ली, तो शुरू के 3 दिनों में आपको एक अमाउंट तो देना ही पड़े। जैसे मान लीजिए 10 रुपये रखा गया है कि 10 रुपये आपको शुरू के 3 दिन में देना ही देना है, तो आपने क्या किया, 3 दिन के लिए तो 10 रुपये पे कर दिए प्लस, लेकिन आपने किताब को रखा है 5 डेज के लिए, यानी 2 दिन और एक्स्ट्रा है। अब वो कह रहा है एक्स्ट्रा दिन के का किराया अलग होगा। तो जैसे मान लेते हो कह रहा है 2 रुपये पर डे हम लेंगे, तो अब अगर एक दिन आपने एक्स्ट्रा लिया, चौथा दिन, तो 2 रुपये लगेगा और एक्स्ट्रा। 2 दिन रख लिया तो 4 रुपये लग जाएंगे। तो आपने 2 दिन अगर एक्स्ट्रा रखा, ये 3 दिन का किराया हो गया, 2 दिन का किराया हो गया 4 रुपये, कुल मिला के 14 रुपये आपको पुस्तकालय में देने पड़ेंगे। इस तरह से मान लीजिए 6 दिन के लिए रखा, तो प्रथम 3 दिन का तो 10 रुपये हुआ, अब 3 दिन बचे तो 3 दूनी 6, 16 रुपये देने पड़ेंगे। इस तरह से आपको पे करना पड़ेगा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि किराए के रूप में अगर हम देखें तो 2 तरह के किराए यहां पर हैं। तो हम मान लेते हैं कि माना पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का किराया बराबर ₹X मान लेते हैं, तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया यानी एक्स्ट्रा डे, अतिरिक्त दिन का किराया बराबर ₹Y मान लेते हैं। ये मान लिया। अब आगे प्रश्न से समीकरण बनाने की कोशिश करते हैं। तो हुआ क्या, आगे देखते हैं। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखी। तो सरिता के लिए 7 दिनों के लिए उसने किताब रखी, तो पहले 3 दिन का जो किराया होगा वो X रुपए होगा। तो पहले 3 दिन उसने X रुपए दे दिए। अब 7 दिन के लिए रखा था तो बचे 4 दिन। अब उन 4 दिन में हर दिन Y रुपए लग रहा है। तो एक दिन में अगर Y रुपए लग रहा है तो 4 दिन में कितना लगेगा, 4Y। ये कुल मिलाकर के उसने पे किया 27 रुपए। तो पहला समीकरण बन गया ये। ध्यान से देख लीजिए फिर। सरिता ने बुक को 7 दिनों के लिए रखा, तो हुआ क्या, पहले 3 दिनों के लिए वो X रुपए देगी ही देगी। उसके बाद जो अतिरिक्त दिन है उनमें हर एक दिन के लिए Y रुपए देना पड़ेगा। तो 7 में से 3 घटाएंगे, 4 बचा। 4 एक्स्ट्रा डे हैं, एक दिन का Y, दूसरे दिन का Y, तीसरे दिन का भी Y, चौथे दिन का भी Y। तो 4 गुणे Y हो गया एक्स्ट्रा किराया। तो 4Y बराबर 27। फिर आते हैं, आगे बढ़ते हैं और फिर कह रहे हैं सूसी ने उसी पुस्तक को, तो सूसी के लिए उसी पुस्तक को उसने क्या किया, 5 दिनों तक रखा। अब 5 दिनों तक अगर रखा तो प्रथम 3 दिन उसने क्या दिया होगा, X रुपए दिया होगा बिल्कुल, क्योंकि ये तो निश्चित है। फिर बचे 2 दिन, एक दिन का Y, 2 दिन का 2Y, तो X प्लस 2Y। अब कुल मिलाकर उसने रुपए पे किए 21। तो हो गया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण बन गया। अब हल करना कोई खास मुश्किल बात नहीं है। तो अब इसको हल करने के लिए देख सकते हैं गुणांक फिर से बराबर है ये। तो x प्लस 4y बराबर 27, x प्लस 2y बराबर 21। चिन्ह बदल देते हैं, कट गया x, 4 माइनस 2 2y बराबर 6। तो y बराबर आ गया 3। 2 से भाग दे दीजिए 6 को, 3 आ जाएगा। y का ये मान समीकरण नंबर 1 में रख लेते हैं, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 में हम y का ये मान 3 रख देते हैं यहाँ पे 4y के। तो x प्लस 4 3 12 बराबर 27। x बराबर हो गया 27 माइनस 12 यानी 15। तो इसका मतलब क्या निकला, x का मान अगर 15 आ रहा है तो प्रथम 3 दिन का निश्चित किराया हो गया ₹15। तो प्रथम 3 दिन का किराया बराबर ₹15 और फिर अतिरिक्त दिन का किराया बराबर ₹3।
मैंने 3 रुपीज़ पर डे, 2 देंगे तो 3 दूनी 6 रुपये लगेगा, 3 नरेंद्र का 9 रुपये लगेगा, इस तरह से। तो ये हमारी प्रश्नावली पूरी हल हो जाती है। इसके पहले वाले वीडियो में आपने देखा है कि जो पहला प्रश्न है वो सॉल्व किया गया, उसके जितने पार्ट हैं उसमें हमने विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि द्वारा सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया है। फिर दूसरा प्रश्न है जो वर्ड प्रॉब्लम है, उसमें वर्ड प्रॉब्लम से पहले हम लोगों ने समीकरणों को बनाया, फिर हमने उनमें से कोई एक विधि विलोपन या प्रतिस्थापन द्वारा आप सॉल्व कर सकते हैं। हमने यहाँ पर सारे प्रश्नों में विलोपन विधि लगाई है और विलोपन विधि ईजी विधि है, इसलिए हमने ये लगाया। तो इस तरह से ये सेकंड प्रश्नावली हमारी 3.4 प्रश्नावली कंप्लीट होती है।